कदर नहीं होती थी तो लोग कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आज की तारीख में दाल का भाव मुर्गी से ज्यादा चढ़ा हुआ है। अरहर की दाल 200 रुपए किलो बिक रही है और डर यह है कि कहीं आने वाले दिनों में 500 रुपए को पार न कर दे। पूरे देश में दाल की कीमतों ने आम लोगों का दिवाला निकाल दिया है। बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आगाह भी किया है, केंद्र सरकार कुछ करे वरना प्याज के आंसू की तरह दाल भी रुला सकती है। केंद्र है कि कहीं आने वाले दिनों में 500 रुपए को पार न कर दे। पूरे देश में दाल की कीमतों ने आम लोगों का दिवाला निकाल दिया है। बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आगाह भी किया है, केंद्र सरकार कुछ करे वरना प्याज के आंसू की तरह दाल भी रुला सकती है। केंद्र सरकार कह रही है कि दाल का रेट कंट्रोल करने के लिए विदेश से दाल आ रही है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर दाल की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार कौन है? किसने छीना आम आदमी की थाली से दाल? अब मत कहिएगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल अब मुर्गी से कहीं ज्यादा महंगी हो गई है। दाल के दाम आम आदमी का दिवाला निकालने की हद तक जा पहुंचे हैं। इसलिए अब दाल खाने की नहीं बल्कि दूर से देखने की चीज बन चुकी है। देश के इतिहास में पहली बार तूर यानी अरहर की दाल 200 रुपए किलो बिक रही है। दाल के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा आपको पिछले 5 दिनों का भाव देखकर ही हो जाएगा। सोमवार 180 रुपए किलो, मंगलवार 180 से 185 रुपए किलो, बुधवार 185 रुपए किलो, गुरुवार 200 रुपए किलो और शुक्रवार 200 रुपए किलो। दाल के दाम पूरे देश में एक जैसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, यानी घर और शहर बदल भी दें तो भी दाल नहीं गलने वाली है। सर, ऐसे एक तो घर का बजट पूरा हिल चुका है। कस्टमर पहले सोचता था जो दाल 1 किलो लेता था, अब उसको आधा किलो लेनी पड़ रही है। जहाँ 2 किलो दाल लेनी है वहाँ मैं आधा किलो खरीदने आई हूँ। दाल तो रोज की जरूरत है। हम लोग मांसाहारी भी नहीं है कि हम लोग कुछ नॉन वेज वगैरह बना लिए। कैसे जीवन निकालेगा व्यक्ति? यदि यही महंगाई बढ़ती रही तो आम आदमी की पहुँच से सब चीजें दूर हो जाएंगी। एक व्यक्ति कमा के परेशान हो रही है और दाल तो आजकल व्यक्ति खाने ही छोड़ दिया। दाल की कीमतों को देखकर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को याद आने लगा है कि कहीं प्याज की तरह दाल भी सरकार को रुलाने पर न उतारू हो जाए। जनता तो खैर दाल की दिक्कत झेल ही रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही सरकार को आगाह किया है। दाल की कीमतें 200 को छू गई। केंद्र सरकार को तुरंत और तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। हम लोगों ने प्याज के आंसू देखे हैं, उससे सीख लेने की जरूरत है। अब जब अपने ही सांसद चेतावनी दे रहे हों तो भला विपक्ष क्यों चुप रहेगा? भारत के 68 वर्ष में दाल की इतनी कीमत कभी नहीं रही। ये सरकार के मैनेजमेंट की विफलता के चलते हुआ है। अब तो सब कुछ आसान है, अच्छे दिन आ चुके हैं। ये अच्छे दिन कुछ देर और चलेंगे तो इस देश का क्या होगा, चिंता हमें इस बात की करनी होगी। दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशों से दाल खरीदने का फैसला किया है। सरकार उम्मीद जता रही है कि 15 नवंबर के बाद से दाल की कीमतें काबू में आ जाएंगी, इसलिए विपक्ष चुप रहे। देखिए, दाल के दाम पिछले कुछ समय से बढ़े हैं। उसका एक कारण फसलों का ओलावृष्टि की वजह से खराब होना भी रहा। कुछ प्रोडक्शन में कमी आई थी। 15 नवंबर से करीब देश में भी नई दालें हैं वो जो आ जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि स्थिति शीघ्र ही काबू में आ जाएगी। महंगाई टाइम सिर्फ अरहर की दाल ही नहीं खा रही, बल्कि उड़द भी 160 रुपए किलो के पार बिक रही है। मूंग, मसूर की दाल खाना भी सबकी औकात की बात नहीं। सिर्फ चना दाल है जिसके दाम स्थिर बने हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दाल के दाम कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी अकेले केंद्र सरकार की नहीं है। ये चीजें किसी लेजिस्लेशन से या किसी स्टेटमेंट से कोई इनका इस पे प्रभाव नहीं होता। दाल की बढ़ती कीमतों के लिए खराब मॉनसून, दलहनी फसलों की कम खेती और जमाखोरी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कमजोर मॉनसून की भविष्यवाणी तो पहले कर दी गई थी, फिर सरकार ने आयात करने के फैसले में देरी क्यों हुई? अगर जमाखोरी की वजह से दाल के दाम बढ़ रहे हैं तो फिर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी की थाली से दाल छीनने का जिम्मेदार कौन है?
दिल्ली से यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए चर्चा शुरू करते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। रागिनी नायक हमारे साथ होंगी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। ओम प्रकाश जैन यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जो कि दिल्ली व्यापार महासंघ के चेयरमैन हैं। और दो गृहिणियां भी हैं हमारे साथ, यास्मीन सुल्ताना जी हैं और अंजना भागी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी का बड़ी बहस में हम। और सबसे पहले संबित पात्रा, सवाल आपसे। आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान हुआ है, 55% वोटिंग हुई है। खबर यह है कि महिलाओं ने ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल किया है पुरुषों के मुकाबले। कहीं दाल की कीमतों से, बढ़ती हुई कीमतों से नाराज महिलाएं हुई तो संकट हो जाएगा आपके लिए बिहार में? नहीं, देखिए, बिहार में तो अच्छी खबर हम देंगे आपको। और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि बिहार में अगर महिलाएं अधिक संख्या में वोट कर रही है, अच्छी बात है। और इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कम से कम लालू जी के सुरक्षा कवच के लिए तो वोट नहीं कर रही हैं बिहार में महिलाएं। बिहार में वो वोट इसलिए कर रही हैं ताकि विकास आए, और वो जानते हैं विकास कौन लेके आएगा। मगर देखिए, मुझे यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हां, दाल की प्राइसेस बढ़ी हैं। इसको मैं यहां छुपा के बैठूं और उसके ऊपर लड़ने का प्रयास करूं, ये जनता भी पसंद नहीं करेंगी। और जो हमारी दो गृहिणी, जिनको आप कह रही हैं हमारी बहनें आई हुई हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि पार्टी आके यहां पे उनके साथ लड़ाई करे और कहे कि नहीं, महंगाई नहीं हुई है। दाल और प्याज, ये दोनों आइटम ऐसे हैं जिसकी महंगाई बढ़ी है। मगर जो महंगाई का दर है, बाकी सारे आइटम्स में महंगाई कम हुआ है। आप देखिए, जब हम सरकार में आए थे तो 8.3 इन्फ्लेशन रेट था, वो घट के अब 3.5 अगस्त में, और फिर सितंबर के महीने में 4.4। और ये 4.4 जो बढ़ोतरी हुई है, वो नहीं समझती आम जनता। ये आंकड़े नहीं समझती संबित पात्रा। आम जनता ये जानती है कि पिछले साल इसी महीने में 80-90 रुपए किलो दाल अरहर की लेकर खा रहे थे और आज 200 रुपए में भी नहीं मिल रही है। ये समझती है आम जनता। नहीं, अनुराग जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मैं दो चीजें कहूंगा। पहले तो मैं हाथ जोड़ के आम जनता से कहूंगा कि देखिए, जो हमने वादा किया था महंगाई कम करने का, वो सारे कमोडिटीज पे हम कर रहे हैं। मगर किन कारणों से दाल का रेट बढ़ा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम जवाब दें। हम छुप के नहीं फिर सकते हैं और यहां चिल्ला के भी उसको हम डिफेंड नहीं करना चाहेंगे। मैं तथ्यों पे बात करूंगा। नंबर 1, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 वर्षों से इंडिया का जो मानसून है 12% कम रहा है। ये सदियों में कई बार, बहुत कम बार ऐसा होता है एक सदी में कि लेकिन इसकी भविष्यवाणी पहले से थी संबित पात्रा। मानसून को लेकर भविष्यवाणी पहले से थी। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूं आपके में। मैं पूरे रिपोर्ट में सुना है, भविष्यवाणी थी, मगर बीच में फिर आया कि नहीं कम होगा, मगर वो आखिरकार 12% कम हुआ। भविष्यवाणी बिल्कुल सही बात है। इंपोर्ट के लिए हमने भी 5000 मेट्रिक टन एमटी पहले, और अब 2000 एमटी इस बार हमने फिर से ऑर्डर दिया है। मगर दुखद बात है कि अंतर्राष्ट्रीय दाल की प्राइसेस भी कम नहीं हुई है। मैं डाटा के साथ आया हूं। मैं जानता हूं जो गृहिणियां बैठी हैं वो बहुत नाखुश हो रही होंगी, मगर मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने विषय को रखूं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। देखिए, हम 5 देशों से दाल लाते हैं, म्यांमार, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूक्रेन। इन 5 देश से लाते हैं। आप देखिए, मार्च के महीने में, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो दाल की कीमत थी, जहां से हम चना का दाल लाते हैं, वो $550 प्रति टन था। वो बढ़ के अगले ही महीने, मार्च के बाद अप्रैल महीने में ही $775 प्रति टन हो गया। म्यांमार, जहां से हम तुअर का दाल लाते हैं, वो $800 प्रति टन से बढ़ के 1150 हो गया है। इसके हाँ, जरूर कहिएगा। आज आप जरूर मुझ पे अटैक करिएगा, ये आपका अधिकार बनता है। मैं उससे आपको वंचित नहीं रखूंगा। मगर देखिए, इसके लिए सरकार ने एक निर्णय लिया है। मैं आपको कन्वे करूं कि जब इंपोर्ट हिंदुस्तान में दाल आएगी, तो पोर्ट में जो हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, नहीं, आप देखिए, मैंने शुरू में ही हाथ जोड़ लिया है कि जो हम कंट्रोल नहीं किए हैं उसके लिए मैं बिल्कुल ये नहीं, चिल्ला चोट नहीं करूंगा। ये हम बिल्कुल, देखिए, सरकार हमारे बागडोर की जनता ने दिया है, जनता सवाल पूछेगी और जवाब नहीं दे पाऊंगा तो ठीक है। रागिनी जी, आप मुझे डांट लीजिएगा, मगर पहले मैं बोल तो लूं। आप मुझ पर जरूर बरसिएगा, मगर मैं बोल लूं।
तो आप देखिए हैंडलिंग चार्जेस हाँ, जो है नहीं, और जो बोलिए, पिकिंग चार्जेस हैं, जो फेयरिंग के चार्जेस है, इन सभी चार्जेस को सरकार ने अपनी तरफ से माफ कर दिया है। सरकार ने कहा ये सब हम वहन करेंगे, जनता के ऊपर इसका किसी प्रकार का प्रादुर्भाव नहीं पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं कि आप इंतजार करिए, दूसरे हफ्ते नवंबर में दाल की रेट बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगी। प्लीज आप बहुत भरोसे के साथ हमारे साथ आए हैं, इस भरोसे को कायम रखिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। ठीक है, मतलब रागिनी जी जितनी देर संबित बोले हैं उन्होंने 2 बार हाथ जोड़ करके माफी मांगी है, बहुत ज्यादा सख्त मत होइएगा उन पर। देखिए, माफी तो केजरीवाल जी ने भी मांगी थी 49 दिन की सरकार छोड़ के जाने पे। एक बार जनता ने माफ कर दिया तो अब देखिए 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। तो माफी बहुत सोच समझ कर दी जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल आपकी रिपोर्ट में आपने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखिए, जब जिंदगी की कठिनतम परिस्थितियों का आईना दिखाया जाता है तो ये कहा जाता है कि जाओ जाकर आटे दाल का भाव मालूम करके आओ। और मोदी सरकार ने 1.5 साल के अंदर उस कहावत को भी सच्चाई में परिवर्तित करके दिखा दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहे थे प्रधानमंत्री जी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे थे, वो सब्जियों की, अनाज की और दालों की बात कर रहे थे। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार तो देश से गया नहीं, हमने व्यापम भी देख लिया, ललित गेट भी देख लिया, लेकिन गरीब आदमी की थाली से दाल जरूर चली गई, उसके झोले से राशन चला गया। अब 2-3 सवाल मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी जो मेरे गले तो उतरी नहीं, ना ही हमारी बहनें जो यहाँ पर बैठी और बहुत सारी जो देख रही है चैनल, उनके गले से भी नीचे नहीं उतरने वाली है। आप देखिए, 123 लाख टन जो है इस बार फसल का उत्पादन कम हुआ, जिसमें से 20 लाख टन दालों का भी उत्पादन था। आप और इसके पीछे का भी क्या हमारे पास दलील क्या आती है कि देखिए, तो प्रकृति का प्रकोप है, सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ पड़ी, कहीं कोई बहुत बेमौसम बरसात हो गई, लेकिन प्रकृति का प्रकोप हर साल होता है। संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि कई सदियों में ऐसा हुआ है कि मानसून कम हुआ है। आप भी सच्चाई जानते हैं, मैं भी सच्चाई जानती हूँ। अब अगर उत्पादन बढ़ सकता था तो उसके लिए यूरिया चाहिए था, यूरिया घोटाला हो गया। नीम कोटेड यूरिया 11 साल से कांग्रेस पार्टी स्कीम लेकर आई है, 35% उत्पादन अनिवार्य है, उसके बाद भी यूरिया उत्पादन नहीं हुआ। आयात की बात करते हैं, एक मिनट पूरा कर लूं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगी। आप देखिए, आयात की बात करते हैं, कितना आयात होना चाहिए तो सरकार की समझ में इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना। आज कह रहे हैं कि जो संबित पात्रा जी ने बात की, उसको अरुण जेटली जी ने एक सेंटेंस, मतलब एक स्टेटमेंट में कहा है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और बफर स्टॉक की बात करेंगे। तो अब नाक तक पानी आ गया है, तब हाथ पांव मार रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 15 नवंबर यानी कि दिवाली के बाद तक इंतजार करिए दाल के कम होने का। ये अभी नवरात्रों में खट्टर जी गौमांस की बात करते हैं, आगे दिवाली आने वाली है, कह रहे हैं कि दिवाली के बाद दालों के दाम कम होंगे। तो देश की जनता को ऐसा विकास चाहिए था, ये तो मुझे लगता नहीं। विकास इतना हो रहा है दाल के दामों में, विकास हो रहा है कि रुपए 58 से 68 तक पहुंच गया। विकास हो रहा है कि प्याज 15 रुपए से 60 रुपए 80 रुपए पहुंच गई। तो ऐसे विकास के अच्छे दिन के बजाय तो मुझे लगता है लोग अब गाना गा रहे हैं कि कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन। अच्छे दिन नहीं चाहिए, बीते हुए दिन लौटा दे। संबित पात्रा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि महंगाई 100 दिन में कम हो जाएगी, ये इतने दिन में हो जाएगा, ये डेडलाइन देना कांग्रेस का काम था, यूपीए सरकार का काम था। संजीव बालियान ने कहा कि 15 नवंबर लगेंगे, उन्होंने भी, आपने भी एक डेडलाइन दे दी। तो इस फॉर्मूले पे तो यूपीए सरकार चलती थी, आपने चलना शुरू कर दिया। दूसरी बात, रागिनी नायक ये पूछ रही हैं कि ये इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए? बफर स्टॉक की बात अब नाक तक पानी आ गया तब क्यों कर रहे हैं? प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात आपने पहले क्यों नहीं कही, जबकि ये सब तो आपको पहले से तय कर देना चाहिए था। देखिए, 2 चीजें हैं। रागिनी नायक जी ने आज कहा कि कोई लौटा दे उन्हें बीते हुए दिन में इन्फ्लेशन रेट क्या था? देखिए, दाल और प्याज के रेट बढ़े हैं, कुछ कमोडिटी के रेट जरूर बढ़े होंगे, मगर औसतन इन्फ्लेशन रेट घटा है। और बहुत सुनिए, मैं जनता को ही बोल रहा हूं, मैं दोनों अपनी जो बहनें हैं उन्हीं को बोल रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए, किसी को नहीं सुनना मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, आप अपने तरीके से समझा लीजिएगा। तू मैं से कुछ नहीं होगा। जब वो बहनें मेरी मना कर देंगी मैं चुप हो जाऊंगा। आप तो रुकिए 1 मिनट। हाँ, देखिए, नंबर 1, बीते हुए दिन में 8.3। अरे रसोई तो मेरी भी है संबित जी, मुझे भी घर में खाना साधारण तरीके से जितने ये देखिए, तो मैं कोई मंगल ग्रह में थोड़ी खा के आता हूँ, मैं भी तो यही खाता हूँ, तो इसलिए रुकिए, मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं कि वो बहनें कहेंगी तब। देखिए, भाई, भाभी बहन यहाँ भी बैठी है, उसकी भी घर में दाल बनने का जो रोज का काम है वो कम हो गया है।
अरे सारी बहनें अच्छी नहीं होती ना, कुछ बहनें भाइयों के साथ लड़ती भी रहती हैं। वो आप लड़ाकू बहनें, थोड़ा शांत रहिए, अभी मुझे बाकी दो बहनों से बात करने दीजिए। हाँ, नंबर 1 आप देखिए यहाँ पे जो 8.3% जो इन्फ्लेशन रेट था कांग्रेस के समय, सारे आइटम्स पे इसका प्रभाव पड़ता था, सारे आइटम महंगे थे। यहाँ हम खुद बोल रहे हैं कि 2-1 आइटम पे असर पड़ा है, जिसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे और कंट्रोल करने का प्रयास भी चल रहा है। नहीं। प्राइस स्टेबलाइजेशन अभी न्यूज आया जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, 40,000 में एमटी जो है पल्सेस का एक स्टॉक बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार का विषय नहीं होगा, और आश्वस्त करके कहा जा रहा है। देखिए हिंदुस्तान में अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि मैं आह्वान करता हूं कि जो किसान हैं वो अपने 1/5वें हिस्से में पल्सेस अर्थात दाल उगाएं। हिंदुस्तान में दाल नहीं उगाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि मैं आह्वान करता हूं कि जो किसान हैं वो अपने 1/5वें हिस्से में पल्सेस अर्थात दाल उगाएं। हिंदुस्तान में दाल नहीं उगाया जा रहा है, क्योंकि कोई इंसेंटिव दाल के नहीं है। उसके लिए हमने दाल के जो एमएसपी है उसको भी बढ़ाया। एमएसपी हमने तुअर दाल पे 275 रुपए प्रति क्विंटल और एमएसपी मूंग दाल पे 250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। दाल के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना है वो हम कर रहे हैं, मगर मैं मान रहा हूं कि आपको अगर 10 दिन की भी असुविधा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं और उत्तर मैं ही दूंगा। ठीक है, संबित पात्रा के पास में लौटूंगा, रागिनी नायक के पास भी मैं जाऊंगा। अब संबित पात्रा की बहनों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अंजना भागी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संबित ने जो कुछ आपको समझाया क्या आपकी समझ में आया? जो दलीलें उन्होंने दी क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सुमित जी, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मैं क्यों ये कहावत ना करूं, डैश नगरी घुमकड़ू राजा, टके सिर भाजी, टके सिर मुर्गी और टके सिर दाल। मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं मम्मा मोदी जी हर रोज नए नए देशों में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, आप हमें टेक्नोलॉजी खिलाओगी, मुर्गी खिलाओगी या दाल खिलाओगी? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। दाल का रेट आज ही नहीं बढ़ा, बहुत दिनों से बढ़ रहा है। क्यों आपकी सरकार इतनी मायूस रही? किसके पास जाए? आपने अच्छे दिनों का सपना दिखाया, हमने देखा। परिवार को तो दाल रोटी देनी है ना, प्लीज टेक्नोलॉजी मत लाइए। आप पहले प्याज मांग कर लाए थे ना, मैंने 70 रुपए किलो प्याज खाए और आपने सारे प्याज सड़ा दिए। अब मैं विनती करती हूँ भगवान के वास्ते दाल लाइए, पर सड़ाना मत, लोगों के मुंह तक पहुंचाना। संबित जी, देखिए मैं आपके विषय को समझ रहा हूं और दाल जल्दी ही आपके पास पहुंचेगा, बहुत कम रेट में पहुंचेगा। दूसरी बात देखिए, सड़ाने का काम तो रागिनी जी बताएंगी। उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया था कि गेहूं सड़ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गरीबों को दे दीजिए, तो उस पर शरद पवार जी ने कहा नहीं इसको सड़ने दीजिए, चूहे खा ले तो ठीक है, मगर वो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा केस बना था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद। अब मैं यही बात आपसे पूछती हूँ, जहां तक प्याज का विषय है मैं आपको बता दूं, लेकिन जमाखोर जो है वो भी जोड़ते हैं। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने स्टोरेज में क्या सुविधाएं बढ़ाई हैं? जरा आप मुझे भी थोड़ा सा बोलने दीजिए, हम भी जनता है। आप दालें आप लोग स्टोरेज में बढ़ा के सड़ा देते हैं, चूहों को खाने के लिए आप दालें देते हैं, लोगों को खाने के लिए क्यों नहीं देते? हमारे राजा से कहिए देश में बैठे जमाखोरी रोके, कुछ इस देश की तरफ भी देखे। बहुत हो गया, बहुत टेक्नोलॉजी के सपने देख लिए, नए नए सूट देख लिए, भगवान के वास्ते आम जनता में देखें और घूमना छोड़कर अपने देश को संभालें, ताकि हम अच्छे दिन वाकई देखें। अपने बच्चों को बताएं हमने ये वादा किया था, बच्चों आपको ये वादा पूरा करके दे रहे हैं। सही बात, जब पेट ही नहीं भरेगा तो सही बात। चलिए मैं यास्मीन सुल्ताना जी, संबित आप जवाब दीजिएगा। यास्मीन सुल्ताना भी आपकी एक बहन बैठी है, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ। 10 सेकंड में उत्तर दे दो। अच्छा चलिए, पहले उत्तर दे दीजिए, अंजना जी की बात का उत्तर दे दीजिए। नहीं, मैं ये अंजना जी को कहना चाहता था, मैं आपके बच्चों को जरूर कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी भी जरूरी है और दाल भी जरूरी है, दोनों चीजें आए। पेट भरने के लिए दाल आए, नौकरी के लिए टेक्नोलॉजी, भूखे भजन न हो गोपाला, दोनों जब परिवार में पेट ही नहीं भर सकेंगे, भूखे भजन न हो गोपाला, पेट खाली होगा तो टेक्नोलॉजी। आप भूल रहे हैं हिंदुस्तान में प्रोटीन का मुख्य साधन दाल है। हिंदुस्तान के हर परिवार में एक समय दाल जरूर बनती है, अगर सस्ती है तो ज्यादा बनती है, महंगी है तो पतली बनती है। अब तो पतली से भी छूमंतर हो रहे हैं। सब्जियों की तरफ देखते हैं तो सब्जियों के दाम पिछले साल 10 रुपए किलो आलू था, आज 17 रुपए, बढ़िया आलू 20 रुपए किलो। बताइए कहाँ जाए? हम भी विदेशों में घूमने जाएंगे बिना टिकट? कुछ तो कीजिए, कुछ तो संभलिए। अच्छे दिनों का सपना, इतना बड़ा सपना, अब तो उस सपने की पूंछ भी नहीं पकड़ी जा रही, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाए। कुछ संभल जाइए प्लीज। हमने भी अच्छे दिन का सपना देखा था और आपको चुना था, हमारे सपने पूरे कीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगा,
मैं इतना ही कह रहा हूं कि चलिए मेरी बात आप नहीं मान रहे हैं। जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो तो भाजपा की संस्था नहीं है। उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले ही जब रेपो रेट कम किया 25%, मैं जानता हूं ये बड़े बड़े टर्म्स है मगर इसे समझना भी जरूरी है। 25 पॉइंट सोच रहे थे मगर 50% कम किया, पॉइंट कम किया और कहा कि सरकार जो फाइनेंशियल पॉलिसी ला रही है, सरकार जिस प्रकार से महंगाई पे कंट्रोल कर रही है, इस कारण से हम रेपो रेट कम कर रहे हैं। वो तो अभी पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, आप दाल रोटी पर मैंने कहा था संबित पात्रा के आम जनता ये आंकड़े नहीं समझना चाहती और ना समझेगी। हमें भी बताएं, पर आप दाल रोटी पर आइए, हमारी थाली में दाल वापस लगाइए, रहिए अपने देश में, रहिए अपने घर में, रहिए, दाल लगाइए लोगों को। सब दाल नहीं, देश में भी रहना जरूरी है और विदेश में जाके पाकिस्तान से भी देश को बचाना जरूरी है। दोनों चीज पाकिस्तान को हमारी सेना बचा रही है। हमारे दाल का मैंने कहा कि थोड़े दिन इंतजार करिए। ठीक है, मेरे साथ ओम प्रकाश जैन साहब भी हैं। वो दाल संबित पात्रा आपकी सस्ता होगा। संबित पात्रा आपकी तरह ओम प्रकाश जैन साहब भी कुछ, मैं रागनी जी आता हूं आपके पास। ओम प्रकाश जैन भी कुछ आंकड़े लाए हैं आपको बताने के लिए। संबित पात्रा, ओम प्रकाश जी। संबित पात्रा जी, सीधी सी बात है, आपकी फूड मिनिस्ट्री पे मैं आपकी लाइन का आदमी हूं, व्यापार में हूं 60 साल से और मैं देख रहा हूं आपके पास आंकड़े हैं कि इंडिया को कितनी दाल खाने को चाहिए और ये आंकड़े भी हैं कितनी हमारी पैदावार है। क्यों सरकार सोती रही कि इसको आज से 4-6 महीने पहले अगर इंपोर्ट करते, पिछले सालों में हम 37% इंपोर्ट करते रहे हैं दाल। क्यों? इंडिया में दाल की पैदावार कम है, हर साल हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। फिर अब के हमें करनी चाहिए थी 50% से ऊपर, जो कि हम 43 से नीचे ही रहे हैं। और ये अगर इंपोर्ट आज से 3-4-6 महीने पहले हो जाता तो इंडिया में दाल की ये दिक्कत जो आई है ये शायद नहीं आती। अभी मेरी बहन ने कहा जमाखोरी, आज व्यापारी जमाखोरी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि हमारे पास पाबंदी है और ये पाबंदी उस टाइम थी, दिल्ली की आबादी थी 7-8 जमाखोरी क्यों नहीं कर रहा? उत्पादन इतना कम तो नहीं है जितनी कीमतें बढ़ गई हैं जैन साहब। देखो अगर ये मुझे मुर्गी खानी पड़ेगी, दाल नहीं मिलेगी तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मुर्गी कैसे खाऊंगी बताओ मुझे। सरकार पहले चेक जाती, दाल इंपोर्ट करके बफर स्टॉक यहाँ करती। मैं आता हूँ रागनी जी, रुकिए। तो दालें की इतनी कमी नहीं आती। और क्यों कमी है, क्यों तेजी है? हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं कि जहाँ से दालें आती है वहाँ भी तेज हैं। आज व्यापारी व्यापार करता है कमाने के लिए, व्यापारी तेजी चाहता है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन एक बात का जवाब आप दे दें, महापात्रा जी दे दें, ये 1500 रुपए का मूंग में 3 महीने पहले मंदा आया था, कई पार्टियां लुढ़क गई हमारे यहाँ। वो क्यों आ गया? अगर खाली व्यापारी की चले, मंदे तेजी में व्यापारी की नहीं चलती, व्यापारी के चले तो दाल आपको 200 में मिलेगी, कैसे? सरकार की चलती है, 250 में मिलेगी नहीं, पॉलिसी की चलती है। पॉलिसी अफसर नहीं बढ़ने देते। वो क्या करते हैं कि अफसरी राज चाहते हैं, मिनिस्टरों को बैठ के समझाते हैं कि देखो जी रेड करी ना, आगे 200 के 300 के मंदे। इंडिया में 10 दफा रेड हुई है टोटल, और जब भी रेड हुई मंदा आया है। उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ कि हर आदमी बेचू आ जाता है, और बेचू होगा, माल ज्यादा होगा तो मंदा आएगा, और खरीदार होगा तो तेजी आएगी। उसके 15 दिन बाद क्या होता है कि माल आना बंद हो जाता है कि दिल्ली में रेड हो रही है जी, माल नहीं आएगा। ना व्यापारी बिकना भेजता, ना व्यापारी मंगाता। ठीक है। जब शॉर्टेज आ जाती है तो शॉर्टेज की जिन्नस में तो फिर भाव बढ़ेंगे। ठीक, उस खाने को चाहिए। ठीक है। कुल मिलाकर के जैन साहब कहानी ये है कि अगर यही अच्छे दिन की तस्वीर है तो नहीं चाहिए अच्छे दिन। आम जनता कह रही है कि बुरे दिन ही ठीक थे जब 55 रुपए किलो दाल थी। अब दाल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि 60 रुपए किलो प्याज सस्ता लगने लगा है। संबित पात्रा से एक बहुत अहम सवाल हम पूछेंगे, रागनी नायक से भी बात होगी। ये डिबेट यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक। से दाल किसने छीनी? संबित पात्रा कह रहे हैं मैंने नहीं छीनी। वो कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार भी इस मामले में, महंगाई के मामले में निरुत्तर हो जाया करती थी, निशब्द हो जाया करती थी। संबित पात्रा ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। लेकिन रागनी नायक, अगर संबित पात्रा माफी मांगते और कहते कि मैं हर हमले के लिए तैयार हूं, तो क्या यह माना जाए कि अभी संबित पात्रा ये इशारा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर कंट्रोल हम महंगाई पर नहीं कर पाएंगे? क्या इसका यह मतलब है? नहीं, मैंने ये कब कहा, महंगाई पे तो कंट्रोल है ऑलरेडी। निकाला आंकड़े भी दिए, पर मुझे थोड़ी 8.3 से 4.2 आ गया है। एक मिनट पूरा मैं कर लूं। संबित जी मुझसे पूछा गया है, संबित जी मुझसे पूछा गया है, जो ये निष्कर्ष निकाला कि संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, यूपी की गलती है, तो कहा ही नहीं।
हाथ तो इसलिए जोड़े उन्होंने क्योंकि वो गलती स्वीकार रहे हैं और अब ये बता रहे हैं कि कोर्स करेक्शन के लिए आगे क्या करेंगे। लेकिन देखिए, पहले जो हुआ उसी की बिना पर इनके आगे के वादों पर भरोसा किया जा सकता है, पहली बात। अब 2-3 तर्क जो संबित पात्रा जी ने दिए हैं, जरा उनको गलती स्वीकार रहे हैं और अब ये बता रहे हैं कि कोर्स करेक्शन के लिए आगे क्या करेंगे। लेकिन देखिए, पहले जो हुआ उसी की बिना पर इनके आगे के वादों पर भरोसा किया जा सकता है, पहली बात। अब 2-3 तर्क जो संबित पात्रा जी ने दिए हैं, जरा उनका हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। 50 लाख मेट्रिक टन कंजम्पशन है भारत में दालों का। ये कह रहे हैं कि 2000 मेट्रिक टन वापस ले आएंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे और दालों के जो दाम है वो कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि विश्व स्तर पर, वैश्विक जो और बाहर के देश हैं, वहां पर दालों की कीमत कम नहीं हुई या बढ़ गई। 4-5 देशों के नाम भी लिए, इसीलिए भारत में दाम कम नहीं किए, वहां भी बढ़े रहने पड़े। अब आप एक बात बताइए कि क्रूड ऑयल के दाम तो पूरे दुनिया भर में कम हुए, अप्रत्याशित रूप से कम हुए, तब भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी यहां पर बढ़ा दी। तो इनके खाने और दिखाने के दांतों में बहुत बड़ा फर्क है। अब ये भी बताएं कि जब धान, कपास और तूर की दाल में कीड़े लग रहे थे, तब आप पेस्टिसाइड भी नहीं पहुंचा पाए, वो भी शायद यूपीए सरकार की कमी रही होगी। आप इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, उसे आप आगे नहीं बढ़ा पाए, तब भी आप यूपीए को ही दोषी ठहरा रहे हैं। स्टोरेज फैसिलिटी, ये मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है मेरे हाथ में, 11 सितंबर 2015, जिसने ये कहा कि नाफेड की स्टोरेज फैसिलिटीज को बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ये भी शायद हमारी ही गलती है। तो संबित पात्रा जी की दलीलें तो बहुत हो सकती हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उनमें दम नहीं है। और संबित जी, जब भाई डाकू हो जाएं तो बहनों को लड़ाकू होना पड़ता है, इस बात को ना भूलें आप। ये अच्छा कहा आपने। संबित पात्रा, आपका जवाब मैं लूंगा, आ जाओ थोड़ा सा। लेकिन यास्मीन, मैं आपसे उससे पहले पूछना चाहूंगा कि क्या बात है, हर किसी को पता है। ठीक है संबित पात्रा, मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन यास्मीन सुल्ताना जी से मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जिस तरह रागिनी नायक कह रही हैं कि संबित पात्रा प्रवक्ता तो अच्छे हैं, लेकिन दलीलों में उनकी दम नहीं है। क्या आपको भी लगता है संबित पात्रा की दलीलों में दम नहीं है? हाँ, बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि वो जो है वो ये टेक्नोलॉजी बता रहे हैं और आम आदमी की प्रॉब्लम तो समझ नहीं रहे हैं। आम आदमी की प्रॉब्लम तो ये, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास फिर भी ले लेगा, चलिए थोड़ा कम खा लेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास के लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? दाल नहीं खा सकते और इससे ऊपर और क्या खाने की तो उनके पास है ही नहीं कुछ। नीचे सबसे सस्ती तो दाल ही होती थी ना। जब दाल भी उनकी थाली में नहीं आ रही, उनकी प्लेट में नहीं आ रही है, तो क्या भूखा मरे आदमी? प्राइम मिनिस्टर जी तो मुर्गे तोड़ रहे हैं बैठ के। वैसे भी ये कहना ठीक नहीं होगा कि प्रधानमंत्री तोड़ने का मतलब वो वेजिटेरियन है, ये कहना ठीक नहीं है। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, वो नवरात्रों में है, उपवास में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यास्मीन सुल्ताना जी आपकी तरफ प्रवक्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं, अरे संबित, मैंने खुद उनके कहते ही कहा कि ये वो ठीक नहीं बोल रही हैं। आपकी तरह मजहबी प्रवक्ता नहीं है, वो एक गृहिणी के तौर पर बोल रही हैं। उनके सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं उन्होंने ठीक नहीं कहा और मैं ये टेलीविजन के माध्यम से भी कह रहा हूं, लेकिन संबित पात्रा, आप अपनी बहनों को तो समझा रहे लगातार, लेकिन बड़े भैया को आप नहीं समझा पाया। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने नसीहत दे दी, बोले प्याज के आंसू रोने पड़े थे, दाल भी रुला सकती है। उन्हें कैसे समझाएंगे? वो तो अपने ही घर के हैं, बड़े भाई हैं। चलिए मैं एक एक करके उत्तर देता हूं। देखिए, बहनों को तो बहनी कैसे भी हो उनको समझाया जा सकता है, आखिर बहनें बहनें होती है, मगर जो बड़ा भाई होता है ना और जो थोड़ा सा यहाँ वहां चला जाता है, उसको कभी नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए वो भाई बहन वाला, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इसलिए वो भाई बहन का विषय छोड़िए, मगर रागिनी जी, एक अच्छा भाई आपका टीवी डिबेट पे बैठा हुआ है, मगर एक भाई जो आपने डाकू वाला कहा, वो कौन सा भाई है मैं बता दूंगा। मैं आपको मैसेज भेज के बताऊंगा, उसका एड्रेस आपको भी पता है, इसलिए डाकू वाला भाई मत बोलिए यहाँ। तीसरी बात है, मैंने हाथ जोड़ के बात क्यों मांगी मैं बताता हूँ। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका है संबित पात्रा जी, पूरा कर लीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इस पर तो आप टिप्पणी नहीं करें तो अच्छा है। वो चोर भी कहीं और रहता है, तिनका भी वही है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। मगर मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ, पॉइंट्स पे आते हैं। मैंने हाथ, देखिए, कांग्रेस पार्टी जब यूपीए सरकार थी तो महंगाई गायब कहलाती थी, आज एनडीए सरकार के समय में महंगाई विकास कहलाती है। फर्क ये हो गया है, जुमलेबाजी और हवाबाजी। रागिनी जी, मुझे उस भाई के बारे में नहीं कहना था, उस भाई के बारे में कहते ही रागिनी जी परेशान हो गई है। खैर नहीं, मैं प्रेशर में नहीं हूं। देखिए, जब शासन में होते हैं
तो कभी भी अगर थोड़ा सा भी मुश्किल जनता को होता है तो उसमें झुक के जनता के विषय को समझना। समीर जी सिर्फ इतना बता दीजिए, आप नवंबर तक की डेडलाइन दे रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो तो एक मिनट, जिनके पास पैसा है अनुराग जी आप ऐसा करिए, आप सारा सवाल पूछ लीजिए, एक साल में जवाब दे दूंगा। मैं इंतजार करता हूँ, 9 बजे मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बैठा हूँ। ठीक है, आपने बैठा हुआ ये गुस्सा है, ये सेंटिमेंट है, आपको समझना होगा। शांति से ये पूछना चाहती है कि 15 नवंबर की डेडलाइन तो संजीव बलियान ने दे दी है, लेकिन 15 नवंबर तक क्या करे गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, जो हर रोज कमाता है, हर रोज खाता है, वो कहाँ जाएगा? आप सिर्फ ये बता दीजिए मुझे। चलिए अब संबित को सुनिएगा। हाँ संबित बोलिए। अरे त्योहारों का महीना चल रहा है, त्योहारों में दाल मिठाई तो मिठाई की जगह दाल, मिठाई की जगह दाल चलेगी, मिठाई की जगह दाल चलेगी। संबित पात्रा कुछ तो कीजिए, विचार कीजिए, हम ही जनता है, हम ही लाए थे, विचार कीजिए थोड़ा सा। चलिए संबित पात्रा को सुनिए। हाँ बोलिए संबित। हाँ जी, देखिए कि जिस रेट से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन घट रहा है, ये हवा में नहीं हो रही है। और मैंने आपको कहा कि जिस दिन एक भी हमारे सिटीजन को, एक भी हमारे नागरिक को दिक्कत होती है किसी भी कारण से, अगर दाल का प्राइस बढ़ा है, दिक्कत हो रही है, तो उस दिन अहंकार से चिल्ला चोट से नहीं चलेगा, झुक के जमीन पे नमस्ते करके माफी मांग के हमें जनता को अपने साथ लेके चलना है आगे, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छे चीज हो रहे हैं उसको नहीं देखे जाए और ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री मुर्गा तोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, वो आपके लिए और हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। पात्रा जी, वो आपके लिए और हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुर्गा तोड़ने वाला, वो मुर्गा तोड़ने वाला किसके पास है वो सबको पता है। नहीं जैसे खट्टर साहब ने आज कहा कि शब्दों को मत पकड़िए, भावना को समझिए। संबित जैसे खट्टर साहब ने आज कहा मेरे शब्दों को मत पकड़िए, भावना को समझिए। कौन विदेश में जाके क्या करता है ये सबको पता है, इसलिए अब आप बोलिए। मैं तो कांग्रेस को बोलना चाहूंगा, कौन विदेश में जाके मुर्गा फाड़ रहा है और विदेश में जाके क्या क्या कर रहा है वो पूरा विश्व जानता है, वो कौन राजकुमार है। आप मोदी जी को बोलिए, 3 टाइम रोटी बनाती है, कौन विदेश में कौन सा राजकुमार मुर्गे के साथ साथ और क्या क्या ले रहा है, ये सबको पता है। वो सबको पता है, वो सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। नहीं लेकिन संबित लोन बेवकूफ करने का मादा नहीं है। ठीक है रागिनी मैं लौटूंगा आपके पास। संबित पात्रा, लोन बेवकूफ 15 लाख करोड़ रुपए खा गए, मुर्गा के साथ साथ 15 लाख करोड़ रुपए भी डकार गए और लोन बेवकूफ, ये सब मत समझाइए। ठीक है 15 लाख की भी बात आ जाएगी, काले धन की भी बात हो जाएगी। संबित पात्रा, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को क्या कहेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है रागिनी नायक शांत हो जाइए। रागिनी नायक, शिवसेना आप पर वार कर रही है, ठीक है शत्रुघ्न सिन्हा आप पर वार कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब जब आपके सांसद ही आप पर सवाल उठाने लगते हैं, संबित पात्रा तो जनता को सोचना पड़ता है कि इनका अपना सांसद ही अगर सवाल उठा रहा है तो इसका मतलब है कि इन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। अब वो तो सबको खामोश कहकर चुप करा देते थे, आप उनसे क्या कह के चुप कराएंगे उन्हें? देखिए वो शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे देश की जनता ने हमसे सवाल पूछा है, हमें चुप कैसे कराना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमें दाल के प्राइस कम करने हैं ये जरूरी है। और दाल के प्राइस कम करके ही हम जनता के सामने ये सिद्ध करेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। संबित पात्रा जब प्याज के दाम बढ़े थे, संबित पात्रा जब प्याज के दाम बढ़े थे तो एक आपने मीटिंग की थी, उसमें राधा मोहन सिंह मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, अरुण जेटली साहब मौजूद थे। उसमें आपने बाकायदा पॉइंटर्स बनाए थे, एक फॉर्मूला दिया था कि हम इन फॉर्मूला पे काम करेंगे। आज भी प्याज 60 से 70 रुपए किलो है, यानी सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं आप? नहीं, देखिए प्याज जिस रेट से 80 तक पहुंचा था घट के अब 60 रुपए भी हुआ है और कई जगहों पे 40, 45, 50 रुपए में भी मिल रहा है। और सफल हो या डेयरी ये हो जो दिल्ली का प्रोडक्ट जहां से मिलता है वहां पे सस्ते रेट्स में भी मिल रहे हैं। प्याज कंट्रोल में आ रहा है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि 2 प्रोडक्ट हमारे लिए चिंता के विषय है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को रेन इन करना, इन दोनों प्रोडक्ट्स के इन्फ्लेशन को कम करना, ये हमारा दायित्व है। और हम तमाम पॉइंटर्स के साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन की जो पूंजी बनाई गई है 500 करोड़ का, उसको भी हमने इन्वोक
उपयोग किया है, 40,000 MT का पूरा एक स्टॉक क्रिएट करना, हैंडलिंग चार्जेस नहीं लेना, इंपोर्ट करना, ये सारी चीजें हम सरकार कर रही है। और बाकी मैंने साधारण तरीके से कहा, दो आइटम कंट्रोल में नहीं है, उसको महंगाई के साथ जोड़ के मत देखिए। आप 2000 मेट्रिक टन से 50 लाख मेट्रिक टन का कंजम्पशन पूरा कर देंगे। आप देश के पूरे धन को देश से बाहर भेज रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब हम फिर बढ़ेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ ओम प्रकाश जैन साहब भी, उनकी बात भी हम सुनेंगे। डिबेट यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक से। क्या इतना मुश्किल है दाल और प्याज पर कंट्रोल, इनके बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल कर पाना, जितना संबित कह रहे हैं कि हम लगे हुए हैं, हम जानते हैं कि ये दो चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाय खड़ी हैं? सुमित पात्रा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने गलती मानी, लेकिन गलती मानने से गरीब का गुजारा नहीं होगा। अभी आपने एक डेडलाइन दी 15/11, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मुझे तजुर्बा है 60 साल का, और मैं आपकी लाइन का आदमी हूं, सही बात कहे बगैर रहूंगा नहीं। क्यों? 15/11 पे फसल हमारे यहाँ आ जाएगी, लेकिन 15/11 को दाल बन के गरीब के पेट में थोड़ा चली जाएगी। खेत में आएगी, आने लगेगी, मंडियों में आएगी, फिर चलती चलती यहाँ आएगी, यहाँ से दालें बनेंगी, फिर जाएंगी। एक तो ये डेडलाइन गलत है, और आपकी सबसे बड़ी गलती सरकार की ये है, ये 6 महीने से हल्ला है, और पूरे वर्ल्ड में तेजी है, दिल्ली और इंडिया में तेजी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में तेजी है। हर जगह दाल की कम पैदा हुई है, लेकिन इसका मतलब आपने इंतजाम नहीं करा। 20,000 टन क्या मायने रखती है? ऊंट के मुंह में जीरा है ये तो। जी संबित पात्रा, देश की 1/4 दाल की जरूरत आयात से पूरी होती है, और फिर भी आंकड़े बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए 35 ग्राम दाल उपलब्ध है। दलहन की उत्पादन और खेती को आपने बढ़ावा क्यों नहीं दिया समय रहते हुए? सर 1/4 नहीं होती जी, इस टाइम आधी दाल की जरूरत है। प्रश्न बहुत वाजिब है, संबित का जवाब ले लेते। एक सेकंड। 37% तो हम पहले करते थे 5-10 साल पहले। देखिए आप, तो आज तो कमी है। एक सेकंड। 50% देखिए आपने तो काम होता है। सरकार को पता है कि इंडिया में कितनी दाल लगती है। उत्पादन है संबित, सरकार की आपने ये सवाल, संबित का जवाब ले लीजिए। हाँ संबित बोलिए। देखिए आपने ये सही सवाल पूछा कि दाल का उत्पादन आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब दाल का उत्पादन जो हिंदुस्तान में हमेशा से ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम था, वो एक साल में बढ़ जाएगा ऐसा तो नहीं होगा। मेन कॉज है कि इरिगेशन नहीं पहुंचा है। इरिगेशन एक साल में नहीं पहुंचेगा, पहुंचते पहुंचते ही इरिगेशन पहुंचेगा। सबसे बड़ा कदम जो इस पे सरकार ने लिया है वो है कि 60,000 गांव में दाल और ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ICAR के मार्फत 6,000 जगह क्रॉप प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन ये सरकार कर रही है, और जो तमाम लोग हैं उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। और प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम दाल का, उसमें भी किस प्रकार से चेंज आ सके सरकार ने। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई सरकार ने? अनुराग जी, ये तो योजना बता रहा हूं आपको। प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में इजाफा, और दलहन के लिए मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी खुद अभी कुछ हफ्ते पहले ICAR के एक बड़े प्रोग्राम में कहा कि 1/5वें हिस्से में हर किसान जो है वो खेती करे, और उसके लिए MRP प्राइस, मैंने आपको MRP प्राइस दोनों का, MSP सॉरी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोनों का, तुअर और मूंग दाल का 275 और 250 रुपए सरकार ने किया, ताकि दादा उत्पादन करके किसान दाल को ही भेजे, फायदा भी हो किसान का। ये सरकार कर रही है 2 वर्षों से लगातार मानसून में कम, और ये जो इंसेंटिव। ठीक है संबित, मैं संजीव बालियान की बात को बढ़ावा देते हुए 15 नवंबर तक ये सलाह देता हूं कि देश के लोग धैर्य रखें, ये गृहिणियां धैर्य रखें, लेकिन आपके सिर पर भी तलवार लटक रही है, न केवल प्याज की, न केवल दाल की, बल्कि आपके अपनी पार्टी के अंदर आपके बड़े भाइयों की भी। और बाहर जनता तो आम है ही। हिंदूवादी संगठन देश को शाकाहारी बनाने पर तुले हुए हैं। शाकाहार अच्छी बात है, लेकिन अगर दाल और प्याज ही नसीब में नहीं होगी गरीब आदमी के, तो फिर कंफ्यूजन आम जनता में बढ़ेगा, और जितना कंफ्यूजन आम जनता में बढ़ेगा, सत्तारूढ़ दल के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है संबित पात्रा इससे आगाह होंगे और पार्टी को भी आगाह कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। समय आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।